नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कल पोस्ट मार्केट से अभी तक क्या क्या हुआ है। तो सबसे पहली बात है कि ट्रंप साहब की एक नई धमकी आई है नए टैरिफ को लेकर, जो मैं आप सभी के साथ सबसे पहले डिस्कस करना चाहूँगा। ये धमकी है दोस्तों, जो ग्रीनलैंड को वो एक्वायर करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, उसके अपोजिट में कोई भी अगर आएगा, कोई भी कंट्री आएगी तो वो उस कंट्री पे टैरिफ लगाएंगे। ये अलग तरीके का आप कह सकते हो कि अलग तरीके की एक तरीके से तानाशाही टाइप समझ लीजिए आप। दोस्तों, यहाँ पे खबर ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि अगर मेरे ग्रीनलैंड के एक्विजिशन के विरोध में कोई कंट्री आती है तो मैं उसके ऊपर टैरिफ लगाऊंगा। जी हाँ, और अपोजिट में कंट्रीज हैं। ग्रीनलैंड खुद कह चुका है कि हम अमेरिका के नहीं बनना चाहते, वी वांट टू बी ग्रीनलैंडर्स। डेनमार्क, जिसके अंतर्गत ग्रीनलैंड आता है, क्लियरली मना कर रहा है कि ना, हम तैयार नहीं है बेचने को अपनी जमीन। वहीं यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि हमें तो भैया जमीन चाहिए, क्योंकि उन्हें आर्कटिक और इधर नॉर्थन अमेरिका पे पूरी तरीके से ध्यान रखना है, पकड़ बनानी है, जिसके चलते वो ये जमीन को एक्वायर करना चाहते हैं। साथ ही साथ वहां पे काफी रेयर अर्थ मिनरल्स भी मिल सकते हैं, जिसकी आगे चलकर बहुत जरूरत है दुनिया को। तो इसके लिए भी अमेरिका चाहता है वो एक्विजिशन। अब इसके विरोध में कौन कौन है? इसके विरोध में पूरा यूरोपियन यूनियन है, पूरा नाटो है, डेनमार्क है, खुद ग्रीनलैंड है, इटली है। अब इन सब के ऊपर टैरिफ आएगा, क्या आएगा पता नहीं। और ये क्या बात हुई कि मैं कुछ कर रहा हूं, उसके बीच में कुछ आएगा तो टैरिफ लो। टैरिफ को प्रेसिडेंट ट्रंप ने खेल बना दिया है दोस्तों, सच बात तो ये है। तो ये एक अपडेट है। इसको लेकर भारत से रिलेटेड काफी लोग जानना चाहते होंगे। तो इंडिया तो अपोजिशन, मतलब इंडिया विरोध करके क्या करेगा? उसको कुछ लेना देना ही नहीं है, ना फेवर ना विरोध, हम तो न्यूट्रल खड़े हैं, सिंपल। ठीक है जी। अब आगे बात करें दूसरी, तो यूएस सुप्रीम कोर्ट, जिसको फैसला सुनाना है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के जो टैरिफ हैं वो इमरजेंसी एक्ट के तहत लग सकते हैं या वो इलीगल हैं, उस पे जो फैसला है वो अब 20 जनवरी को आएगा, ऐसा अनुमान लगाएगा। ये डेट निकल के आई है। सबसे पहले ये फ्राइडे को आना था, 9 जनवरी, नहीं आया। फिर 16 जनवरी को नहीं आया। अभी 20 जनवरी की बात चल रही है। 16 नहीं, 14 जैन का था, तब नहीं आया। अभी 20 जैन को हियरिंग है। तो ये हो गई आपके लिए पूरा का पूरा टैरिफ से रिलेटेड अपडेट। अब आ जाता हूं दोस्तों भारत के बाजार पे। सबसे पहले निफ्टी की बात करूं तो हम लोग कल ऊपर खुले जरूर, गए जरूर, लेकिन टिके नहीं। वापस भारतीय बाजार गिर गया आपके लिए, और ऑलमोस्ट डेज लो के आसपास भारतीय बाजार बंद हुआ। इवन हम लोग 25,700 भी बचा नहीं पाए, नीचे 25,694 पे बंद हुए हैं। आगे क्या, इसको लेकर मेरा मानना है कि आप निफ्टी को प्रिडिक्ट ना करें तो ज्यादा बेटर है। क्यों? सबसे पहले तो यूएस ईरान के बीच में ये जो विवाद है, इसमें कभी भी कोई बड़ा मोड़ आ सकता है जो बाजार को गैप डाउन या गैप अप कर सकता है। दूसरी बात, एफआईडीआई का डेटा इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात, Q3 के रिजल्ट चल रहे हैं, वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और आपके साथ मैं Q3 के रिजल्ट्स की बात करूं तो 4 ऐसी बड़ी कंपनियां हैं जो अपने रिजल्ट्स पे रिएक्ट करेंगी मंडे। वो प्रिडिक्ट करना होगा तो निफ्टी प्रिडिक्ट करना ठीक है। केवल निफ्टी के लेवल्स देके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो उसकी दम पर ऊपर नीचे हो जाएगी। तो मैं निफ्टी को डिस्कस नहीं कर रहा हूं, आप सभी के साथ चीजों को डिस्कस करता हूं। सबसे पहले एफआईडीआई के डेटा की बात करते हैं। डेटा खराब नहीं है पर अच्छा भी नहीं है। खराब इसलिए नहीं है कि बेचा तो जरूर है, लेकिन हर तरफ नहीं बेचा है। और अच्छा इसलिए नहीं है कि लगातार बिक रहा है माल। एफआईआई ने 43-46 करोड़ का बेच दिया, डीआईआई ने 39-35 करोड़ का खरीदा भी है कैश मार्केट में। एफआईआई ने स्टॉक फ्यूचर्स में 285 करोड़ की बाइंग करी और इंडेक्स फ्यूचर्स में 1528 करोड़ की बाइंग करी। अब कैश मार्केट को छोड़कर हर तरफ बाइंग फिगर आई है, उसके बावजूद भारतीय बाजार ऊपर से नीचे बंद हुआ है। ये समझ में नहीं आया क्यों। चलिए छोड़ते हैं जो समझ में नहीं आया, आगे बढ़ते हैं Q3 के रिजल्ट्स की तरफ। तो 4 नंबर्स की बात करूं, पहले विप्रो, कल पोस्ट मार्केट नंबर्स आए। नंबर्स वीक थे, गाइडेंस भी कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं लगी बाजार को। एडीआर टूट गया है 7.5%। डिटेल अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा। 7.5% विप्रो का एडीआर नीचे बंद हुआ है। पूरा आईटी स्टॉक, पूरा आईटी सेक्टर कहीं ना कहीं हो सकता है आपको मंडे प्रेशर में दिखे। अब ऑब्वियस है, इन्फोसिस ने जैसे तैसे थोड़ा सपोर्ट दिया, फ्राइडे खींचा अपनी दम पर ऊपर, और विप्रो ने अचानक आगे धप्पा कर दिया। तो फिर ये एक ट्रबल का विषय बन सकता है मंडे के सेशन में। वहीं दूसरी तरफ आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो मेरे को लगता है इसके भी खराब नतीजे हैं। इसके बारे में नंबर्स में अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा, लेकिन नंबर्स मुझे वीक लग रहे हैं। बड़े लंबे समय बाद मैं देख रहा हूं कि आईसीआईसीआई बैंक की परफॉर्मेंस डल हुई है, वीक हुई है, कमजोर आई है।
और इस कमज़ोर परफॉर्मेंस पे मुझे लगता है इसको काफ़ी सारी ब्रोकरेज फर्म्स डाउनग्रेड कर सकती हैं या फिर अपने टारगेट प्राइस को कट कर सकती हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा मुनाफा कंपनी का जो है वो रिसेंट क्वार्टर्स में सबसे कम हो गया है। ये मुनाफा कंपनी ने लास्ट टाइम इससे कम मुनाफा जून 2024 में पोस्ट करा था, यानी आज से 1.5 साल पहले 13,481 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट करा है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस दोनों जगह कमजोर है। तो मज़ा नहीं आया भाई साहब, ओवरऑल सिर्फ इतना ही बताना चाहूँगा आप सभी को। जिसमें अगर मैं अदर इनकम की बात करूँ वो बढ़कर आई है, नॉर्मल अदर इनकम है, हालांकि कोई अलग से नहीं है, उसके बावजूद नेट प्रॉफिट कमज़ोर दिख रहा है आप सभी को। तो मेरा मानना है थोड़ा वीक आंकड़ा ही है। दूसरी बात है HDFC बैंक, जिसके भी आज नंबर्स आने थे, आ चुके हैं। HDFC बैंक का मुझे लगता है सपोर्ट मिलना चाहिए बाजार को। HDFC बैंक के नंबर्स ठीक थे। ICICI बैंक में एक ट्रिगर बन सकता है। इनके जो संदीप बख्शी जी हैं उनको 2 साल के लिए अतिरिक्त अपॉइंट कर लिया गया है, तो ये एक ट्रिगर पॉजिटिव बन जाए ICICI बैंक में और ऊपर खुल जाए तो वहां आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो, क्योंकि नंबर्स तो मजेदार नहीं है। तो मेरा मानना है कि अगर वो एक ट्रिगर बन जाए और ऊपर खुल जाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज ये स्टॉक नीचे जा रहा है 1370 1330 की तरफ। अगला दोस्तों दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज, इसके रिजल्ट्स ठीक हैं ना, आप खराब कह सकते हैं ना आप। अब इतने बड़े बेस पे ग्रोथ तो आपको मिलनी छोटी सी है, बहुत बड़ा बेस है, छोटा मोटा तो है नहीं। एक बैंकिंग क्षेत्र इस समय दिख रहा है जो बड़ा बेस लेकर भी ग्रोथ दमदार कर रहा है। बाकी तो रिलायंस का जियो अच्छा करके गया है, रिटेल ठीक ठीक कर रहा है, 3.5% प्रॉफिट बढ़ा है, 9% के समथिंग रेवेन्यू बढ़ा है, लेकिन जियो में 11.5% के समथिंग का जंप आया है। आगे इंफ्राकॉम में भी सही जंप है, 7-7.5% के समथिंग का। ऑयल टू केमिकल की बात करी जाए तो वहाँ पे ज़्यादा कुछ खास नहीं, 7-8% की समथिंग की, फिर वहाँ भी सही ग्रोथ बोलूँगा। अगले इस कैलेंडर ईयर के लिए कच्चे तेल की डिमांड बढ़ सकती है, ऐसा उन्होंने कहा है। तो ये डिटेल्स थी, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।